Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School कलायत। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हमारा +2 पब्लिक एडमिन लोक प्रशासन का जो चैप्टर है विभाग, ये हमारा चला हुआ है। ये चैप्टर 10 क्या है? विभाग। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं कि विभागीय संगठन का क्या आधार है, और चैप्टर 10 है, क्लास +2 है बेटा, पब्लिक एक्ट। आज हम इसमें पढ़ेंगे पार्ट 3। जैसा कि आपने बताया कि हमने इसकी 2 पार्ट रीड कर लिए हैं। अगर कोई विद्यार्थी बिना पढ़े या वीडियो देखे रह गया हो तो आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से आप इसको रीड भी करें। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि विभाग क्या है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ विभाग, एंड उसकी जो प्रोसेसिंग क्रिया है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था, जैसा कि आप लोग देख भी रहे थे। उसके बाद आज हम विभाग 10 लेसन है पब्लिक हेल्थ, उसके पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे हम कि जो विभाग है उसका जो विभागीय संगठन है, जो पॉइंट है आप देख रहे हैं कि उसके आधार क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि जो विभागीय संगठन के आधार हैं वो 6 पॉइंट्स हैं, और प्रत्येक पॉइंट्स के अपने मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं, अर्थात किसी में लाभ है तो उसके दोष भी हैं, अगर उसके कुछ गुण है तो उसके अवगुण भी हैं, और मेरिट्स है तो डीमेरिट्स भी कहलाते हैं। अब पढ़ते विभागीय संगठन के आधार में आप क्या पढ़ेंगे? प्रशासकीय व्यवस्था में विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। क्या कहते हैं? जो प्रशासन की व्यवस्था है उसके अंदर एक विभाग है तो उसका एक महत्वपूर्ण आधार है। वास्तव में प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण कार्य, वास्तव में क्या है, जो प्रशासन है उसके सभी महत्वपूर्ण कार्य विभाग के द्वारा ही किए जाते हैं, अर्थात जो प्रशासन है उसके जो भी कार्य होंगे कौन करेगा? विभाग करता है। कौन करता है बेटा? विभाग। इसलिए प्रशासन की सफलता सरकार के भिन्न भिन्न विभागों के कुशल एवं सफल संचालन पर निर्भर करती है। क्यों करेगी? क्योंकि विभाग ही तो करता है सारे कार्य सरकार के भी, अर्थात उनका जो विभाग है का कार्य करने का तरीका और संचालन सही होगा तभी तो विभाग भी ऊंचा जाएगा और सरकार भी। अवस्था इस बात की रहती है कि इसका संगठन अच्छे ढंग से होना चाहिए, कि जो ये विभाग है इसका जो संगठन है वो अच्छे ढंग से होना चाहिए। इसके संगठन के मुख्य 4 आधार बताए जाते हैं। कौन बताता है? लूथर गुलिक। क्या बताता है? लूथर गुलिक इसको 4 नाम देता है। जो इसके 4 का नाम है, लूथर गुलिक ने इसको जो 4 नाम दिया है, क्या दिया है? 4 नाम। जो लूथर गुलिक 4 नाम देता है, लूथर गुलिक इसको 4P की संज्ञा भी देता है। 4P क्यों कहते हैं? जो इसके 4 के 4 आधार हैं वो चारों के चारों आधार P से स्टार्ट होते हैं। किससे होते हैं? P से। इसीलिए उसको 4P कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 4P। पता लग गया 4P क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके जो चारों आधार हैं P से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि इसका पहला कार्य है पर्पज, कार्य अथवा लक्ष्य, उद्देश्य पढ़ रहे हैं आप। P से क्या बनेगा? पर्पज। दूसरा क्या है? प्रोसेस। तीसरा क्या है? पर्सन। और फोर्थ क्या है? प्लेस। तो 4P क्यों कहा गया? क्योंकि इसके जो आधार के 4 क्षेत्र हैं वो चारों को 4 कहां से स्टार्ट होते हैं? P। क्योंकि इनका पहला वर्ड क्या है? P है, इसीलिए इनको 4P के नाम से भी जाना जाता है। जो लूथर गुलिक ने, क्वेश्चन आता है कि किसने इनको 4P का नाम दिया? किसने दिया बेटा 4P का नाम? लूथर गुलिक का नाम आया है। लूथर गुलिक ने इनको 4P की
संज्ञा दी है। उपयुक्त आधारों में जो विभागीय संगठन का मुख्य कार्य है, उद्देश्य आधार का सबसे अधिक प्रचलित आधार है, जो अधिकांश देशों में भी अपनाया जाता है। विभागीय संगठन के इन आधारों में प्रत्येक के लाभ और हानियां हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी मेरिट्स भी है और डीमेरिट्स भी हैं, इसलिए हम यहाँ चारों आधारों पर अलग अलग विचार करेंगे। जैसे कि हमने आज पहला आधार उठाया है, इसका पहला आधार है बेटा कार्य अथवा उद्देश्य। क्या है? कार्य अथवा उद्देश्य। कार्य अथवा उद्देश्य क्या है? विभागीय संगठन का आधार सरकारी विभागों के संगठन का सबसे महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय आधार कार्य अथवा उद्देश्य को माना जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है? जो भी सरकारी विभाग है उनका जो संगठन का एक सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय आधार, वो क्या माना जाता है? कार्य अथवा उद्देश्य। उसने क्या कहा? अगर उसका कार्य करने का तरीका और उसका उद्देश्य राइट होगा तभी वो आगे जाएगा, तो इसी को ही उन्होंने महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय माना है। जब अधिकांश प्रशासन शास्त्री इसी आधार का भी समर्थन करते हैं, जो प्रशासन के अधिकतर शास्त्री हैं वो इस आधार का समर्थन करते हैं। क्वेश्चन आता है कि प्रशासन के शास्त्री किस आधार का कार्य उद्देश्य करते हैं? वो किसका करते हैं? कार्य अथवा उद्देश्य विभागीय संगठन के आधार का ही करते हैं। इंग्लैंड में सन 1919 की शासन मशीनरी, सन 1919 में यानी स्टूडेंट्स क्या हुआ था? और कोई बच्चा टेल मी, बड़ा इंपॉर्टेंट डेट है, कोई बता सकता है बच्चा क्या होता था उस दिन 1990 में? एनी स्टूडेंट्स, हिस्ट्री के स्टूडेंट्स है, कैन यू टेल मी दिस द इंपॉर्टेंट सन ऑफ द हिस्ट्री? 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। बहुत बार बता चुके हैं कि आपको पता है, जब आप स्टूडेंट्स पढ़ते हैं आर्टिकल है, हिस्ट्री है, पब्लिक एड, तो इसमें इंपॉर्टेंस ऑफ द सन की बड़ी वैल्यू होती है, जो आप लोग विद्यार्थी ध्यान नहीं देते। इंग्लैंड में सन 1919 की शासन मशीनरी, जो शासन मशीनरी समिति थी, उस जब शासन मशीनरी समिति का नाम आता है तो उस मशीनरी समिति का नाम था बेटा, शासन मशीनरी समिति का नाम था शासन मशीनरी समिति का नाम था हेल्डन समिति। कौन सी थी? हेल्डन समिति का नाम दिया गया। कौन सी समिति का नाम दिया गया बेटा? हेल्डन समिति का नाम दिया गया सन 1990 में। जब सन 1990 की बात करते हैं कि शासन मशीनरी समिति को एक हेल्डन समिति ने विभागीय संगठन के इसी आधार का भी समर्थन किया। अर्थात क्या कहा उन्होंने कि जो ये मशीनरी समिति थी उसने हेल्डन समिति ने भी इस विभाग का ही समर्थन किया। और इसी आधार का, इस सिद्धांत का अर्थ यह है कि जब विभाग का निर्माण किसी बड़े उद्देश्य अथवा कार्य पूरा करने के लिए किया जाए, अर्थात जो कोई बड़ा उद्देश्य है या कार्य को हमने पूरा करने के लिए किया जाए तो उदाहरण के लिए स्वास्थ्य की रक्षा करने उद्देश्य है, जो हमारा स्वास्थ्य की रक्षा करने का उद्देश्य से विभाग का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा? एग्जाम्पल दिया है कि स्वास्थ्य की रक्षा करने के उद्देश्य से ही विभाग का निर्माण होना चाहिए। और एजुकेशन को भी इंपॉर्टेंट दी गई है स्वास्थ्य के साथ साथ कि शिक्षा की देखभाल एवं व्यवस्था करने के उद्देश्य से भी शिक्षा विभाग का निर्माण होना चाहिए। अर्थात उन्होंने क्या कहा भी दोनों ही विभाग अलग अलग होना चाहिए, कि दोनों ही अलग अलग इंपॉर्टेंस रखते हैं और अलग अलग ही वो देखभाल और एक उचित व्यवस्था भी बनाए रखेंगे, और वो इसी बात का भी आधार होगा। अतः कार्य एवं उद्देश्य के आधार पर विभिन्न विभागों का निर्माण किया जाए,
उनका कार्य देखकर और उनका जो भी पर्पज है, उद्देश्य है, उसको देखकर बहुत सारे जो विभाग डिपार्टमेंट है उसका निर्माण किया जाना चाहिए। भारत में केंद्रीय एवं राज्य सरकारों के, भारत में जो केंद्रीय सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट की, दो प्रकार की सरकार है, जैसे कि स्टेट और सेंट्रल स्टेट की बात कर रहे हैं कि केंद्रीय क्या कौन सी सरकार है सेंटर की, और राज्य सरकार क्या है स्टेट गवर्नमेंट की। अधिकांश विभागों का संगठन भी इसी आधार पर किया गया था। जो केंद्रीय सरकार है और राज्य सरकार है उनके बीच में जो विभाग जारी किए गए हैं उनका भी आधार भी संगठन है, विभागों का संगठन भी इसी आधार पर किया जाता है। अब उन्होंने बताया कि कौन कौन से विभाग ऐसे हैं जिनका कार्य अथवा उद्देश्य विभागीय संगठन का आधार माना गया है। प्रतिरक्षा विभाग, रेलवे विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, पोस्ट डिपार्टमेंट इत्यादि। ये इसी प्रकार इस आधार के अनुसार वे सब क्रियाएं जो एक ही कार्य को संपन्न करने के लिए की जाती हैं उसी का नाम बताया गया है। ये क्या है, वे सब क्रियाएं जो ये सब लिखा है कि इस प्रकार के अनुसार वे सब क्रियाएं यहां से लेकर आप इसको इनवर्टेड कॉमे में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसी की डेफिनेशन दी हुई है कि इसी आधार के अनुसार वे सब क्रियाएं जो एक ही कार्य को संपन्न करने के लिए की जाती हैं और वो क्या कहलाती है बाद में कार्यपालिका तथा मंत्रिमंडल का उद्देश्य से भी की जाती हैं। अब आपने विभागीय संगठन के 4 नाम बताए थे कि इसको क्या क्या नाम दिया गया था। इसको 4 नाम दिए गए थे, कौन से, 4P। इसको कौन सी संज्ञा दी गई है बेटा, 4P। 4P क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो बच्चा चारों का जो पहला अक्षर है इंग्लिश का वो P से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, P से स्टार्ट होता है। P का अर्थ पता है आपको, प्रोसेस, पर्पज, पब्लिसिटी, एंड। तो चारों के 4 नाम दिए थे, तो इसके अब कुछ ना कुछ लाभ और हानि भी रहे होंगे। अब हम डिस्कस करते हैं जो इसके लाभ हैं वो क्या क्या हैं। कार्य अथवा उद्देश्य के आधारों पर विभागीय संगठन के किए जाने वाले निम्नलिखित लाभ इस प्रकार से हैं। इस आधार के अंतर्गत एक ही कार्य से संबंधित समस्त जो प्रशासकीय इकाइयां था, प्रशासन से रिलेटेड इकाइयां हैं, वो एक ही विभाग के अंतर्गत संगठित इकट्ठी की जाती हैं। इससे क्या होगा, कार्य करने में समन्वय। समन्वय का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट, बहुत बार वर्ड आ चुका है समन्वय। समन्वय का अर्थ होता है बेटा आपस में तालमेल स्थापित करना एवं एकता का संचार भी होता है। फलतः कार्य करने में समय एवं शक्ति दोनों की भी बचत होती है। क्या कहा उसने, कार्य करने में समय और शक्ति दोनों की बचत होती है। जैसे कि हमने इसका पॉइंट 1 लिखा है, इस आधार के अंतर्गत प्रत्येक विभाग के उत्तरदायित्व निश्चित होते हैं। अर्थात उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है कि उसका जो उत्तराधिकारी है वो निश्चित होगा कि किसने किस व्यक्ति को क्या कार्य करना है, जिससे किसी भी विभाग की सफलता या असफलता का मूल्यांकन करने में बहुत सुविधा रहती है। अर्थात किसी भी विभाग का जो हम देखते हैं कि उसने क्या पाया और क्या खोया है, उसका मूल्यांकन का अर्थ क्या, जांच करना। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है, जांच करना, चेक करना, कि बहुत अधिक सुविधा रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि क्यों ना कोई उसके बजट को देख रहा है, अर्थात उस विभाग का कार्य भी वो देख रहा है। इसी आधार के अंतर्गत प्रत्येक विभाग के कर्मचारी को एक ही कार्य को बार बार करना पड़ता है। जो ये आधार है इसके जो अंतर्गत है, मतलब इसके अंतर्गत का मतलब क्या होता है, इस आधार के अंदर क्या क्या कार्य आते हैं, कौन कौन से विभाग आते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कौन कौन से थे, प्रतिरक्षा विभाग, रेलवे, एजुकेशन एंड हेल्थ। प्रत्येक विभाग के कर्मचारियों को एक ही कार्य को बार बार करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, उसको करने से उनकी ज्ञान अर्थात उनकी नॉलेज भी इंक्रीज होती है। जैसे कि हम स्टूडेंट्स को बताते हैं कि बेटा आप इसको लिखकर देखें, और लिखने से क्या होगा, आपको भी 20% नॉलेज, लगभग 30% नॉलेज उसकी इंक्रीज हो जाएगी। आपको पता लग जाएगा कि इसके अंदर क्या दिया हुआ है। इसी कारण वो कहते थे कि कर्मचारियों को एक एक कार्य बार बार करना पड़ता था। अगर हम एक कार्य को बार बार करेंगे, आपको पता क्या होगा कि हमें उसका ज्ञान बढ़ जाएगा, हमें बुद्धि बढ़ जाएगी, हमें पता लग जाएगा कार्य कैसे करना है।
इसी आधार का गठित विभाग, इसी आधार का गठित विभाग इसी आधार का जो गठित विभाग का यह लाभ होता है, जो ये गठित विभाग है इसका लाभ होता है कि इसमें वितरित कार्य पर्याप्त स्पष्ट एवं जो इसके अंदर कार्य पर्याप्त हैं वो क्या होते हैं, सुनिश्चित, सुनिश्चित भी होते हैं और स्पष्ट भी होते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अब इसके जो हमने लाभ थे वो तो पढ़ लिए बेटा, अब इसकी बारी आती है कि इसके डीमेरिट्स क्या हैं। वो मेरिट्स थी, इसकी डीमेरिट्स हैं, अवगुण हैं, दोषों के बारे में पढ़ेंगे। व्यापक दृष्टि से कार्य एवं उद्देश्य के आधार पर, जो व्यापक दृष्टि से कार्य एवं उद्देश्य के आधार पर विभागों का निर्माण करने से, जो कार्य उद्देश्य के आधार पर हम विभाग का निर्माण करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण कार्य और उद्देश्य को बहुत छोटे छोटे पक्षों की अवहेलना भी की जा सकती है। छोटे छोटे क्या है, पक्षों, पक्ष समझते हैं आप, छोटे छोटे पक्षों की अवहेलना भी की जा सकती है। जैसे कि छोटे छोटे पक्ष का शिक्षा और स्वास्थ्य को एक ही विभाग में रख दिया जाए तो दोनों ही क्षेत्रों में छोटे छोटे पक्षों की अगर क्या कहने का तात्पर्य भी, शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर हम दोनों को एक ही विभाग में रख दिया तो दोनों ही क्षेत्रों में छोटे छोटे पक्षों की अवहेलना की संभावना भी बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी, क्योंकि दोनों ही छोटे छोटे पक्ष डिपार्टमेंट अगर हम इनको इकट्ठा कर देंगे, आपको पता है आजकल अपने ही काम नहीं होता, फिर क्या लगेगा, इसके ऊपर अवहेलना होती रहेगी। तो इसी प्रकार इसका ये भी अवगुण है। इसका अगला पॉइंट है, कार्य एवं उद्देश्य के आधार पर गठित विभाग में कार्यों में दोहराव की संभावना भी कम नहीं है। कार्य एवं उद्देश्य के आधार पर जो गठित विभाग है उसमें कार्य के दोहराव की संभावना भी कम नहीं है, क्योंकि जैसे कि जो शिक्षा विभाग है के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल की जाती है, फिर शिक्षा विभाग के द्वारा भी जो बच्चों का स्वास्थ्य है उसकी देखभाल भी की जाती है, जबकि यह कार्य किसका है, स्वास्थ्य विभाग का है बेटा। किसका है, स्वास्थ्य विभाग का। देखो शिक्षा के कारण उसका स्वास्थ्य की ध्यान तो होगा, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसकी है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ। इसी तरह सेना में भी सैनिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए स्वास्थ्य विभाग होता है। जो इसका अगला पॉइंट है, कल हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में। तो मैं सभी विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि आप इनके लिए एक अच्छे से नोट्स बनाएं और लिखें भी। जो बातें आपको बोर्ड पे दिखाई जाती हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, आप उनके अच्छे से अच्छे नोट्स भी बनाएं। क्यों, आपको जब अपनी राइटिंग में लिखेंगे तो 30 या 40% आपको नॉलेज आ जाएगी। और आपको जो स्टूडेंट्स +2 क्लास के एग्जाम दे चुके हैं, आपके जो नियर डियर फ्रेंड्स हैं या आपका भाई बहन है, उन सभी को भी बता दें आप कि 21 को आपका रिजल्ट आउट हो रहा है। सबसे पहले आप सभी को बेस्ट विशेस है मेरी ओर से भी कि आप सभी विद्यार्थी अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।